गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है। और आज हम करने वाले हैं आपकी 13.1 प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। बात करें अगर पिछले क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था घन के बारे में, कि घन जो है वो किस किस से मिलकर, सॉरी, किससे बना होता है, कितने उसमें वर्ग हो चाहिए होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम घनाभ के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो घन एक त्रिविमीय आकृति है जो किससे बनी होती है? तो आपका जो घन होता है बच्चों, वो बनता है वर्ग से। कितने वर्ग मिलकर के एक घन को बनाएंगे? तो 6 वर्ग मिलकर के एक घन को तैयार करते हैं। बात करें कि घन के कितने किनारे होते हैं, कितने एजेस होते हैं, तो किनारे का मतलब होता है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाओं से मिलकर के आपका ये घन बना है। और दूसरा आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस घन में कितने शीर्ष हैं। ठीक है? तो इनका भी हम पता लगा लेते हैं फटाफट से। हमको बताना है कि कितनी भुजाओं से मिलकर ये घन बना है। तो मैंने देखा कि सामने वाली दीवार, मान लो इसको, तो इसके पास 4 भुजाएं हैं। बात करें पीछे वाली दीवार की, तो इसके पास भी 4 भुजाएं हैं। 4 4 8 हो गया। और इनके अलावा भी कुछ भुजाएं हैं जो अभी रहती हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो सामने वाली के पास 4 है, पीछे वाली के पास 4 है, 4 4 8। उसके अलावा 4 और हैं, तो इसका मतलब 8 4 12। तो आपके जो घन है उसके पास जो है वो 12 किनारे होते हैं, या 12 भुजाएं होती हैं, घन के पास भी, घनाभ के पास भी। और बात करें शीर्ष की, तो शीर्ष हमने तब पढ़ा था जब हमने रेखा और कोण वाला चैप्टर पढ़ा था। शीर्ष क्या होता है? तो जहां पर भी आपकी भुजाएं आकर के मिलती हैं, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो अगर मैं देखूं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये एक शीर्ष है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आकर के एक दूसरे के साथ मिली, तो एक शीर्ष ये हो गया। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां और ये 8वां। ठीक है? तो ये 8 शीर्ष यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। 8। तो आप कह सकते हैं कि एक घन या घनाभ में किनारे या फिर भुजाएं जो होती हैं वो 12 होती हैं, और शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष जो है वो 8 होते हैं। ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। और दूसरी चीज, घनाभ में भी ऐसा ही होगा। फिर हमने पढ़ा था इसके फॉर्मूले के बारे में कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन में कुल पृष्ठ, कुल सतहें जो हैं वो 6 हैं। ठीक है? और ये बना है वर्गों से, तो मतलब 6 वर्गों से मिलकर के एक घन बन रहा है। तो अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अगर इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये देखो हमने पिछले क्लास में करा है, तो इसको हम बस रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, तो घन मिलके बन रहा है 6 वर्गों से, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है? तो वैसे ही हमने फिर बात की थी कि मान लीजिए, अभी के लिए सवाल आपका कुछ इस तरह का है कि ये मान लो एक गिफ्ट है, और आप इस गिफ्ट को रैप कर रहे हो। आप इस गिफ्ट में क्या लगा रहे हो? गिफ्ट पेपर लगा रहे हो। तो जब भी हम किसी गिफ्ट को रैप करते हैं, तो उसको हम पूरा का पूरा रैप करते हैं, कोई भी सतह उसकी नहीं छोड़ते हैं। तो इसका मतलब हम 6 के 6 सतहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आपके सवाल में कुछ ऐसा होगा कि आप 6 की 6 सतहों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं। पर मान लीजिए आपके पास सवाल कुछ ऐसा आ गया कि अब ये कोई गिफ्ट नहीं, अब ये एक कमरा है, और इस कमरे की आपको सिर्फ 4 दीवारें ही हैं जो आपने पेंट करनी है। एक हो गई इसके दाईं तरफ, एक हो गई बाईं तरफ, एक हो गई सामने वाली, एक हो गई पीछे वाली। तो जब आप सिर्फ 4 ही सतहों का इस्तेमाल करते हैं, तब लगाया जाता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ 4 ही सतहों की बात होती है। जब आपने पेंट करना है किसको? 4 दीवारों को। किस किस को आप भूल गए? तो आप भूल गए छत को और फर्श को। ठीक है? तो आपने कितने पृष्ठ लिए? आपने जो है वो 4 पृष्ठ लिए। तो अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर है, तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताइए क्या होगा?
जब 6 सतहें यूज की तो 6 गुना भुजा स्क्वायर है, जब 4 सतहें यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाफट से बताइए, पिछले क्लास में किया हुआ है हमने। 4 गुणा भुजा की शक्ति 2। बिल्कुल, बिल्कुल सही, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा की घात 2, क्योंकि एक का अगर इतना है, एक का अगर भुजा का स्क्वायर है तो 4 का होगा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो जब 6 सतहें यूज होंगी तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाया जाता है, जब 4 सतहें यूज होती हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लगाया जाता है। अब मान लो ना तो 6 यूज करनी ना तो 4 यूज करनी, आपने 5 सतहें यूज करनी है। सवाल में अब बदलाव आ गया, सवाल है कि दीवारों को भी कलर करना है और साथ में छत को भी कलर करना है, तो 5 सतहें लग जाएंगी, 4 दीवारें, एक छत। तो वो जब आपने 5 सतहों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकलेगा, बताइए जरा। बिल्कुल ऐसा आसान है, देखो, अगर 6 के लिए इतना है, 4 के लिए इतना है, तो 5 के लिए कितना होगा? 5 5 गुणा गुणा भुजा की भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले थे जो हमने पिछली क्लास में किए थे, और फिर हम कर रहे थे घनाभ के बारे में बात। तो आपके पास 3 ही तरह के सवाल आएंगे घन से, या तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लग रहा होगा, या तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लग रहा होगा, या तो फिर 5 सतहों वाला क्षेत्रफल लग रहा होगा। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और करते हैं बात घनाभ की। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बच्चों पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी घनाभ के बारे में भी थोड़ी सी कल, तो हमने सीखा था कि घनाभ के पास जो है वो क्या होता है। पहली चीज, वो आयत से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। घन बनता है वर्ग से और आपका घनाभ बनता है आयत से। तो आपको अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखते हैं फटाफट से क्षेत्रफल के बारे में ही। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि क्या होता है, बताइए जरा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, अगर आपको याद है तो। आयत के पास एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 5 गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो ऐसे ही यहां पर हमें 6 आयत दिख रहे हैं, लेकिन इन सभी 6 के 6 आयतों का क्षेत्रफल कुछ अलग होगा, क्योंकि आयत के पास एक टाइम पे दो ही चीजें हो सकती है। जैसे इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, लेकिन अगर हम बात करें 3D शेप की, तो 3D शेप में एक तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, 3 चीजें होती हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आयत है जो आगे की तरफ को यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, जो आपकी सबसे लंबी लाइन होती है, जो आपकी सबसे लंबी रेखा होती है, इसको हम कहते हैं कि ये लंबाई है। जो आपकी रेखा ऊपर की तरफ को जा रही होती है, इसे हम कहते हैं कि ये इसकी ऊंचाई है, और जो रेखा आपकी ऐसी होती है, इसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लाल वाली है लंबाई, नीली वाली है ऊंचाई, और हरी वाली है इसकी चौड़ाई। तो चलिए, मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जो आपका आयत है, या जो आपकी दीवार है, जो आपको अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है, अभी बिल्कुल सामने जहां बैठे हैं ना, उसके सामने जो दीवार है, उसके पास कौन कौन से आयाम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से क्या क्या चीजें इसके पास है, देखिए और बताइए। पहली चीज तो मैं बता देती हूँ कि इसके पास एक लंबाई है, और दूसरी चीज आपको एक ये ऐसी दिख रही हो ऊपर को जाती हुई लाइन, इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई मैम। ऊंचाई। तो इसका आपके पास ऊंचाई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे और पीछे वाली दीवारों की, या आगे और पीछे वाली सतहों की, तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उनका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि उनके पास दो ही चीजें हैं, लंबाई और ऊंचाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जिसमें आप सभी के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को जमा करते हैं। तो आगे वाले में अभी मैंने पीछे वाले का क्षेत्रफल जमा कर दिया। अब देखो, जब हम x जमा x लिखते हैं तो हम उसको 2x लिखते हैं। तो वैसे ही लंबाई गुणा ऊंचाई में जब लंबाई गुणा ऊंचाई को जोड़ना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम चीजें हैं। लंबाई गुणा ऊंचाई एक बार, ये दूसरी बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 लंबाई गुणा ऊंचाई करके, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं आगे और पीछे वाले को। अब बात करते हैं दाएं बाएं। तो अगल बगल में देखिए, अगल बगल वाली दीवारों के पास कौन कौन से आयाम हैं?
ये क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। नहीं बेटा, लंबाई होती है सबसे लंबी वाली रेखा, ये वाली, ये इनके पास नहीं है। एक है ऊंचाई और ये है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई होती है जो ये होती है, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये लंबाई होगी। जो नीले रंग की है वो लंबाई है, जो आपकी ऊपर को जा रही है ऐसी, ये होती है चौड़ाई। ठीक है, तो इसके पास चौड़ाई और ऊंचाई किसके पास? अगल बगल वाले के पास। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेफ्ट राइट, इनके पास इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि सेम इसी की तरह होगा, ऐसे इनको जमा करेंगे, जमा करके ये 2 गुणा इसमें बदल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर नीचे वाले की। देखो हमने आमने सामने की बात कर ली, अगल बगल की बात कर ली, अब बात करते हैं ऊपर नीचे वाले की। तो ऊपर वाला जो आपके पास ये है छत और ये है फर्श। देखिए छत और फर्श के पास कौन कौन से आयाम है? लंबाई और लंबाई और चौड़ाई मैम। चौड़ाई। ठीक है, ये है इसकी लंबाइयां, ये जो बड़ी बड़ी हैं, और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऊपर और नीचे अप डाउन का आपके पास जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा कितना? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई करके। अब हमने सभी सतहों का जो है वो 2 2 करके क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इन सभी को हमने जोड़ देना है, तो जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो अब इसको लिखते हैं बिल्कुल शॉर्टकट में, इसको अब हम इंग्लिश में लिखेंगे LBH करके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो हम लिखेंगे 2L H, या फिर L इंटू एच लिख लो। इसका मतलब है लंबाई गुणा ऊंचाई। L होता है आपकी लेंथ और H होती है हाइट। ठीक है, L इंटू एच लिख दिया। किसका? तो ऊपर, सॉरी आगे पीछे वालों का। इसमें हमने जोड़ देना है इसको, मतलब कि 2 गुणा B मतलब ब्रेड्थ चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई इसको, और इसमें हमने जोड़ देना है सबसे नीचे वाले को, जो है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब L गुणा B। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो बताइए इसमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं? तो मैंने देखा इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 बाहर कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच गया LH प्लस BH प्लस LB। तो ये आपके पास फॉर्मूला जो है वो बनके तैयार हो चुका है। कैसे फॉर्मूला बना वो हमने सीख लिया। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं, जिससे आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। 2 से गुणा करनी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि इसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो आपने क्या करना है? बारी बारी से तीनों की गुणा एक दूसरे में करनी है। जैसे कि पहले मैंने लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, तो आ जाएगा LB। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी। फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करो, मतलब कि BH आ जाएगा, ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी। अब कौन कौन है जिनकी गुणा एक दूसरे से नहीं हुई? लंबाई ने चौड़ाई से गुणा कर दी, चौड़ाई ने ऊंचाई से गुणा कर दी, लेकिन लंबाई और ऊंचाई की आपस में भी गुणा करवानी है, तो आ जाएगा आपके पास LH, मतलब कि ये वाली टर्म। फिर इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, तो आपका फॉर्मूला जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैसे बना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। तो फॉर्मूला याद करने में कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगाया जाता है? जब हम कितने सरफेसेस को, कितने पृष्ठों को यूज करेंगे? इसका उत्तर बताइए फटाफट से। बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगाया जाता है? जब हम कितनी सतहों को इस्तेमाल करते हैं? जब सवाल में आपको कितनी सतहों को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा, कैसे आप पता लगाओगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है? कोई भी बता दो, सही बताओ गलत बताओ, लेकिन आंसर बताओ। है मैम। कितने बेटा? 6 आपने कहा? 6 मैम। ठीक है, 6। तो 6 सतह मतलब जब पूरे के पूरे घनाभ का इस्तेमाल करोगे तो आप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। अब फिर से बना लेते हैं घनाभ को ही, और अब देखते हैं इसके
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, जिसको कभी कभी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हो, लेकिन घन और घनाभ के केस में उसको पार्श्व कहा जाता है। वक्र तब कहा जाएगा जब उसमें कोई कर्व आएगी, जैसे कि बेलन हो गया, आपका वो गोला हो गया, उसमें कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये घनाभ है। अब घनाभ में जब हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब चार ही सतहों का हमने इस्तेमाल करना होता है। मतलब कि जब चार दीवारों का इस्तेमाल करोगे तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देख लेते हैं, अगर हम चार ही दीवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार दीवारों के एरिया को ही जोड़ो, ऊपर और नीचे को मत जोड़ो। जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास जो है वो चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों दीवारों का करो, इसके पास भी चौड़ाई इसके पास भी ऊंचाई, तो दोनों दीवारों का आ जाएगा 2 गुणा बी एच, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने जोड़ना है। ये देखो, अभी मैंने इस दीवार का और इस दीवार का क्षेत्रफल जोड़ के यहाँ लिख दिया है। अब ये अगल बगल की दीवारें थी, आमने सामने की दीवारों को भी तो जोड़ना है ना, तो इसको भी जोड़ देते हैं। आमने सामने की दीवार की बात करें तो इसके पास है लंबाई और ऊंचाई, तो आगे वाले का हो जाएगा L इंटू एच और पीछे वाले का भी L इंटू एच, तो ये बन जाएगा 2L इंटू एच। अब हमने यहां से क्या करना है, यहां से हमने कॉमन लेना है। तो क्या क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने देखा इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी एच है, इसके पास भी एच है, तो हम 2 और h को बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 से h कॉमन लेने पर अंदर बच जाएगा b, यहाँ बच जाएगा l। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 2 गुणा L जमा B गुणा में H। ठीक है, तो कैसे ये बना ये हमने सीख लिया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने जब कुल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 के 6 पृष्ठों का सरफेस एरिया या क्षेत्रफल जोड़ा जाता है, लेकिन जब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4 ही सतहों का क्षेत्रफल हम जोड़ के लिखेंगे। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि पहले तो आयत का परिमाप लिख दीजिए और आयत के परिमाप में ऊंचाई की गुणा कर दीजिए, आपको आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। सभी को पता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। तो आयत के परिमाप में हाइट ऊंचाई की गुणा कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए फटाफट से कि घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में h। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में h, ये है आपकी घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जब 4 सतहें आपकी इस्तेमाल होंगी। 6 सतह होंगी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 4 सतहें इस्तेमाल होंगी तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन घनाभ के केस में अगर 5 सतहों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला ये बना लेते हैं कि अगर 5 सतहों का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दीजिए उस सतह के क्षेत्रफल को जिसको आपने शामिल नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आपको सवाल आया कि एक आदमी ने क्या करना है, अपने घर में दीवार और छत को रंगना है, तो वो कहेगा कि अब मुझे बताओ दीवार और छत का क्षेत्रफल। अब दीवार होती है 4, उसमें छत भी जोड़ दिया तो 5 सतहें हो गई। 5 सतहों के लिए कोई फॉर्मूला तो था नहीं, तो हमने क्या कहा कि पहले हम पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से उस सतह का क्षेत्रफल भी निकालेंगे जिसको शामिल नहीं करना है, उस सतह का क्षेत्रफल जिसे शामिल नहीं करना है, और पूरे में से उस सतह के क्षेत्रफल की माइनस कर देंगे, उसको घटा देंगे, शामिल नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब सवाल करेंगे। तो हुआ क्या यहाँ पर, जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब हमने 6 सतहों का निकाला और हमने जो है वो उसमें से एक सतह को माइनस कर दिया, एक सतह के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 5 सतहों का ही क्षेत्रफल आएगा कि 4 दीवारें हैं, एक छत है, तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल दो, उसमें से
फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आपके पास दीवार और छत का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बेसिक। अभी हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले इसके फॉर्मूले लिख लो घनाभ के बारे में कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद बात करें इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो वो होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बात करें जब 5 सतहों के बारे में हमने निकालना हो तो पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से उस सतह के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए जिसको हमने शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं सवाल को हल और देखते हैं कैसे हम इन फॉर्मूलों को सवाल में यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं अभी सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 13.1 का कुछ इस तरह का है। 13.1 के पहले सवाल में बहुत सारे बेसिक हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको करना। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए। और करते हैं अब इसको हल। ये कह रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डब्बा जो है वो बनाना है। इस डब्बे को बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का कितना क्षेत्रफल लगेगा वो बताओ। और एक और चीज यहाँ पे दी है कि इसे क्या करना है, तो इसे ऊपर से खुला रखना है। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो इट मींस ये घनाभ के आकार का डिब्बा होगा, घन के आकार का नहीं, घनाभ के आकार का ये डिब्बा है। क्योंकि घनाभ में ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, घन में तो सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती है। तो हमें पता लग गया एक डिब्बा है जो कि इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा, इतने मीटर गहरा है। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले जो चीज है उसको इंक्लूड मत करना, उसको शामिल मत करना, उसको क्या कर देना, उसको जो है वो आपने ऊपर से खुला रखना है। तो मुझे बताओ अगर ऊपर से खुली रहेगी, इसमें अगर हम प्लास्टिक को नहीं लगाएंगे तो कितनी सतहें हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है या जिनका हमने क्षेत्रफल निकालना है, बताइए। एक डिब्बा बनाना है घनाभ के आकार का, जिसमें ये कह रहे हैं कि उसको ऊपर से खुला रखो, मतलब कि ऊपर से उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, वो ऊपर से खाली रहेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने सतह इसकी अब बची। अगर ऊपर से एक खाली ये रह रहा है तो टोटल कितने सतह बचेगी इसके पास? 5 मैम। 5, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हमने इस सवाल में क्या करना है, 5 सतहों का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसको निकालने का तरीका होता है, वो हम सीखेंगे इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसकी तरह है। तो अगर आपको प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही आसान लगने आपको लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने देखना होता है, सबसे पहले हमने देखा कि करना क्या है। तो करना यह है कि 5 सतहों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहली और जरूरी चीज जो आपने सभी सवालों में देखनी है वो ये देखनी है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के जो ये मात्रक हैं ये एक जैसे हैं या नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मैंने पाया ये एक जैसे नहीं थे, ये अलग अलग थे, ये मीटर मीटर और ये सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मात्रक को सेम करना पड़ेगा। तो बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 मैम। 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 नहीं बेटा, 100 होंगे। ठीक है, तो इसी का उल्टा अगर मैं पूछ लूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब बताओ। हाँ मैम, 1/100। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहां पर, मुझे ये पता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैंने यहां पर सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी भी हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको हम छोड़ देते हैं अकेला। जैसे जब हम एक्स की वैल्यू निकालते थे एक्स को अकेला छोड़ते थे, तो वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो सेंटीमीटर को अकेला छोड़ो। तो बताओ इस सेंटीमीटर के साथ 100 कर क्या रहा है, जमा गुणा माइनस या भाग? मैम गुना। गुणा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई निशान नहीं था तो हम समझ जाते हैं कि ये आपस में गुणा कर रहे होंगे। तो जब मैं सेंटीमीटर को यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगी तो बताइए 100 उधर जाके क्या करेगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आ गया 1/100 मीटर। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब इनकी जगह
बदल दी, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर के। किस किस को ये समझ आया? वाई टाइप करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो सवाल हल करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। करना कुछ नहीं है, सेंटीमीटर को छोड़ना है अकेला, 100 को भेजना है बराबर है कि उस पार, यहां करना था गुणा तो वहां करेगा भाग। तो चलिए करते हैं। 65 सेंटीमीटर है, तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है तो 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो उसके लिए हम करेंगे इसको गुणा 1/100 से। ठीक है, तो आप सभी इसको गुणा करके आंसर बताइएगा। तब तक मैं करती हूँ फिर से रिपीट। सत्यम ने कहा है रिपीट के लिए, तो रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखो, मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है, कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो मैंने कहा कि जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि मुझे पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, तो मैं सेंटीमीटर को अकेला छोड़ दूंगी। सेंटीमीटर के साथ है कौन? सेंटीमीटर के साथ 100 है। 100 इसके साथ क्या कर रहा है? 100 इसके साथ गुणा कर रहा है। तो अगर मैं सेंटीमीटर को अकेला छोड़ूं तो 100 बराबर है कि उस पार जाकर के 1 से भाग कर देगा और मेरे पास उत्तर आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। बस इतना ही कि सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी थी, 100 इसके साथ गुणा कर रहा था, तो उसको बराबर है कि उस पार भेजो, वहां भाग करेगा किसके साथ? 1 के साथ। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। अभी कोई डाउट है तो फिर से बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 के बारे में आपको ये कह रहे हैं कि 1/100 मीटर है तो 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? जब 1 का दिया जाता है और ज्यादा का पूछा जाता है तो हमेशा गुणा करनी होती है उससे जितना 1 के बारे में बताया गया होता है। जैसे कि हमें कहा था कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है तो 65 को गुणा कर लो 1/100 से। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 65/100 और इसको दशमलव में बदल दो तो आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, पहले सेंटीमीटर में था, हमने इसको मीटर में बदला, गुणा कर दिया 1/100 से, तो अब ये मीटर में आ चुका है। सबसे पहली चीज हमने अपने सवाल को हल करने की कर दी कि हमने उसके जितने भी यूनिट थे, जितने भी इसके मात्रक थे, उनको बराबर कर दिया। सारे के सारे अब मीटर में है, तो अब हम क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन हमें पता है कि जब क्षेत्रफल में बात आती है 5 सतहों की तो कैसे उसको निकाला जाता है? तो लिख लो, 5 सतहों का क्षेत्रफल बराबर है कुल क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कुल, मतलब 6 सतहों का निकालेंगे पहले। ठीक है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? तो उस सतह के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, उस सतह के सॉरी उस सतह का क्षेत्रफल, उस सतह का क्षेत्रफल जिसे शामिल नहीं करना है, जिसे शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो किसको शामिल नहीं करना है? ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले का भी निकालेंगे बाद में। अभी बस इसको ऐसे लिख लीजिए, जिसे शामिल नहीं करना है वो। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जब एक उस सतह के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाएगा जिसको हमने यूज ही नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 5 उन सतहों का क्षेत्रफल आ जाएगा जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पहले हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी घनाभ का जो होता है, मैं इसको यहाँ पे कुल लिख लेती हूँ, बाकी आप इसको खुद लिख लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू भरनी है। तो 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। एल बी मतलब ये एल है, ये बी है, ये एच है। एल की गुणा पहले बी से करो, मतलब कि 1.5 की गुणा 1.25 से करो। बी की गुणा एच से करो, मतलब 1.25 की गुणा 65 से करो। क्या मैंने ठीक किया? बताओ फटाफट से। 1.25 की गुणा 65 से करने को मैं कह रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? मैम 0.65 आएगा।
ठीक है, बिल्कुल सही। 0 पॉइंट, अच्छा जब आपने इसको पढ़ा तो कैसे पढ़ना है, 0.65, ठीक है। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उनको अलग अलग पढ़ना होता है, तो इसको हम 0.65 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 0 या 0.65, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे करेंगे, क्योंकि 65 से करते तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर वाला तो करना ही नहीं था, तभी तो मीटर में बदला है, तो अब इससे गुणा करनी है। और उसके बाद HL का मतलब है कि 0.65 की गुणा कर दीजिए 1.5 में। किस किस को ये स्टेप समझ आ गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, वो वाई टाइप करेंगे। किसी को अगर वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही तो अभी के अभी मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखो, फॉर्मूला सभी को याद है ना, फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या होता है, 2 गुणा LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, तो इसमें आपने इसको भरना है और कुछ भी नहीं करना है। दो ऐसे कैसा लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर देंगे, मतलब 1.5 लंबाई है, उसकी गुणा 1.25 से करो, क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, पहले लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दी, फिर बीच में जमा का निशान, फिर चौड़ाई की गुणा ऊंचाई के साथ कर दीजिए। तो देखिए चौड़ाई कितनी है, उसकी गुणा आपने ऊंचाई से करनी है। चौड़ाई हमारे पास है 1.25, इसकी गुणा हम करेंगे 0.65 से, क्योंकि ये मीटर वाला है, ये मीटर वाले थे, है ना। जब हमने इसको मीटर में बदल दिया तो ऊंचाई अब हमारे लिए ये वाली है, ना कि 65 है। 0.65 अब हमारे लिए नई ऊंचाई है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना है 0.65 से। फिर दोबारा से जमा का निशान लगा लीजिए, लंबाई की चौड़ाई में गुणा कर दी, चौड़ाई की ऊंचाई में गुणा कर दी, अब ऊंचाई की गुणा लंबाई में करनी है, तो 0.65 की गुणा 1.5 से करनी है। अब बताइए, अभी कोई डाउट है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है यहाँ पर बेसिक, जो हमें अच्छे से सीखना भी है, क्योंकि किसी भी सवाल में आपको ये चीज करनी पड़ सकती है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बेसिक जो यूज करना है, वो आपको यूज करना है दशमलव संख्या के गुणन का बेसिक। तो मतलब यहाँ पे आपने 1.5 की गुणा 125 में, 1.25 में करनी है, तो पहले इनके दशमलव को भूल जाइए और इनकी बस साधारण गुणा कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है, भूल जाओ कि आपकी संख्या दशमलव वाली संख्याएं हैं, बिना दशमलव के उनको गुणा करो। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, और 5 एकम 5 तो 1 6, ठीक है, 625 आ गया। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 7 8 1, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा, दो ऐसे का ऐसा ब्रैकेट के अंदर 1 8 7 5, ये आपका उत्तर आया इनको गुणा करने पर, ठीक है। अभी बस मैं आंसर यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर से। दो आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा बाहर, और अंदर इसकी बात करें तो, अंदर ब्रैकेट की बात करें तो पहली चीज को मैंने गुणा कर दिया है, 1.5 से 1.25 की गुणा की, तो 1 8 7 5 ऐसा मेरा उत्तर आ रहा था। लेकिन मुझे पता है ये आंसर अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि अगर मैंने दशमलव वाली संख्याओं को गुणा किया है तो उत्तर में भी दशमलव आना ही चाहिए। तो बताइए कहां पर मैं दशमलव लगाऊं? मैम आज क्या 8.875। 75 यहाँ पर, मैम एक के बाद। ठीक है। चलो, तो कैसे इसका पता लगाना है, बहुत ही आसान है। आपने बस क्या करना है, आपने देखना है कि अभी अभी जिन संख्याओं को आपने गुणा किया है उसमें पहली संख्या में कितने अंक से पहले दशमलव लगा है। और अंक हमेशा कहां से गिनने होते हैं, तो पीछे से गिनने होते हैं। पीछे से मैंने गिना तो एक अंक से पहले दशमलव लगा था। इस संख्या में कितने अंक से पहले, एक अंक से पहले। वहीं पे बात करूं मैं दूसरी संख्या की, तो इस संख्या में बताइए कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। 2 मैम। 2 अंक से पहले दशमलव लगाया गया है। 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 2 अंक से पहले
दो अंकों से पहले। तो इन अंकों को आपस में अब जोड़ दो, एक में दो को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो उत्तर में 3 अंकों से पहले आपका दशमलव लगना चाहिए, ठीक है। उत्तर में कितने अंकों से पहले? 3। तो गिनो, 1 2 3 अंक हमेशा पीछे से गिनने हैं, तो जब मैंने पीछे से अंक गिने तो आपका दशमलव जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 1.875 इन दोनों को गुणा करने पर। अब करते हैं अगली संख्याओं को गुणा। तो अगली संख्या हमारे पास है 100, अभी 1.25 है, पर इसको 125 लेके करेंगे गुणा, क्योंकि मैंने कहा कि दशमलव संख्या को गुणा करना है तो पहले दशमलव को भूल जाया करो, संख्याओं को आपस में गुणा कर लिया करो। तो गुणा करते हैं, 5 5 25, हासिल चले गए यहाँ पर 2, 5 दूनी 10 तो 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 तो 1 6, और यहाँ पर 5 6 के 30, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6, और यहाँ पर ये 7। तो 5 2 11 8। तो यहाँ पर गुणा करके आ गया 8125, लेकिन ये उत्तर भी अभी अधूरा है। आप मुझे बताइए कि इसमें जो दशमलव लगेगा वो कितनी संख्याओं से पहले लगेगा? 4 मैम। 4, क्योंकि इस संख्या में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, इस संख्या में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, 2 जमा 2 4। तो उत्तर में 4 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आ गया दशमलव का 8125। दशमलव से पहले अगर कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो हम अपनी मर्जी का एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कर लेते हैं आगे भी गुणा। तो 65 को 15 से गुणा करना है वैसे तो। 5 पंजे आ गया 25, 30, 32, 5 6। तो 5 7 9, तो ये आ जाएगा 9 7 5। और यहाँ पर कितने अंकों से पहले दशमलव लगाई जानी चाहिए? इसके पास 2 अंक, इसके पास 1 अंक, टोटल कितने हो गए? मैम 3 3। 3। तो 3 अंकों से पहले लगाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर आ गया दशमलव 0 3 दशमलव मैम। 975। ये आपका आंसर आ चुका है इसको गुणा करके। तो दशमलव का गुणन सीख लिया। अब हमने इन दशमलव वाली संख्याओं को जमा करना है, तो इसका जमा भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.875। दशमलव संख्याओं को जमा करने की बस एक ही तकनीक होती है कि दशमलव के नीचे दशमलव आता जाए, और कुछ भी नहीं। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्या के नीचे संख्या आए ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैंने इस संख्या को यहाँ पर लिख दिया, और मैंने देखा कि यहाँ पर भी दशमलव है, तो इस दशमलव को भी पहले मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इस दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो उनको लिख देंगे 8 1 2 5, ऐसे करके 0 आ जाएगा इसके आगे। और यहाँ पे इसका दशमलव लगा लिया, इस दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो आ जाएगा 9 7 5, और यहाँ पर 0। जहां जहां पे अब आपको खाली स्थान नजर आ रहे हैं वहां वहां पे आप 0 लगा दीजिए, और इनको जो है वो जमा कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 5 5 5 10 2 12, 7 7 14 15 16, और ये आ जाएगा 26, और यहाँ पर 2 जमा 1 3। तो 3.6625 ये आपका उत्तर आ चुका है। अगर आप इसको बिना दशमलव तकनीक के जमा कर लेते, मान लीजिए आपने जल्दबाजी में गुणा तो कर दी पर दशमलव नहीं लगाया, और दशमलव ना लगाने के बाद जमा भी ऐसे कर दिया, तो आपका उत्तर देखिए कितना इसमें फर्क पड़ जाएगा। 5 3 15, 14, 15 16 17, 8 और 1 9, 9 9 18, तो 1 19, 8 और 1 9, तो 1 10। तो देखो कहाँ आपका उत्तर आ रहा है 10,975, और कहाँ दशमलव में आ रहा है 3.6625। तो इतना फर्क पड़ जाता है अगर आप अपनी मर्जी से या फिर दशमलव को भूल करके जमा करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दशमलव के जमा को कैसे किया जाता है। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या जहां मर्जी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 2 ऐसे कैसा रहेगा, इन सभी को हमने अभी जमा कर लिया है, तो वो जमा करके आया 3.6625। अभी इस 3.6625 की गुणा हमने 2 से करनी है, तो कर लीजिए इसको यहीं पर 2 से गुणा। तो कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 तो 1 5, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 तो 1 13, 3 दूनी 6 तो 1 7। तो इनको गुणा करके आ गया हमारे पास 73250। बताइए दशमलव कहां पर लगेगा?
मैम आगे 7 मतलब आगे। ऐसे पीछे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 7 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों से पहले दशमलव लगा है, तो उत्तर में भी 4 अंकों से पहले ही दशमलव आपने लगाना है, जो कि हमने लगा लिया है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा क्या है, तो अभी हमने सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, किसका, अपने उस प्लास्टिक के डिब्बे का जिसको हमने बनाना है। तो जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आता है मीटर स्क्वायर में, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कुल जो हमारा क्षेत्रफल है वो इतना है, 7.32, जितना भी आपने यहाँ पर आया उतना, ठीक है। पर हमने तो 5 ही सरफेसेस का एरिया निकालना था, तो 5 सतहों के क्षेत्रफल के लिए पहले हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम उस सतह का क्षेत्रफल भी निकालेंगे जिसको हमने शामिल नहीं करना है, और वो कौन सी सतह है, तो वो ऊपर वाली सतह है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर हमने ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे पता करना है। इसके पास जो जो विमाएं हैं, जो जो आयाम है, पहले तो उनका पता करो। तो देख के मुझे फटाफट से बताइए, इस ऊपर वाली सतह के पास असल में क्या क्या है। पहली चीज लंबाई, और दूसरी चीज लंबाई मैम। चौड़ाई, ठीक है। तो इसके पास है चौड़ाई मैम। लंबाई और चौड़ाई। तो इस सतह का, ऊपर वाली सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो बस ये हमने करना है, हमने लंबाई गुणा चौड़ाई निकालना है, क्योंकि ऊपर वाली सतह को शामिल नहीं करने वाले हैं, तो पहले पर इसका क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। इसका क्षेत्रफल निकालने की वजह से उतनी कोई वो आपको कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ेगी। तो आप लिख सकते हैं ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल, जिसको आपने खुला रखना है। ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि इसके पास एक लंबाई है और इसके पास एक चौड़ाई है। अब ये लंबाई चौड़ाई हमें कहाँ मिलेगी, तो जो क्वेश्चन में दी है उसी को यूज करो। लंबाई दी है 1.5, चौड़ाई दी है 1.25, गुणा करने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे गुणा किया तो हुआ है। तो ये आ जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या किया, कुल क्षेत्रफल मतलब कि 6 सतहों का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, और उस एक सतह का क्षेत्रफल भी निकाल लिया जिसको आप शामिल नहीं करना चाहते। तो जिसको शामिल ही नहीं करना है उसको रख के क्या फायदा, उसको अपने टोटल क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए। मतलब कि आपने माइनस कर देना है 7.3250 में से 1.875 को। जैसे हमने दशमलव की जमा की वैसे ही आप इसका माइनस करके दिखाएं मुझे, और अपना आंसर बताएं फटाफट से। जैसे हमने दशमलव की जमा की वैसे आप इसको माइनस करो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अब प्रैक्टिस का ही समय है। फटाफट से इसका माइनस करो और मुझे आंसर बताओ। आया किसी का आंसर? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो 7.3250 में से 1.875 को माइनस करना है। ये जीरो को हम यहाँ, मैंने कहा खाली स्थान जहां बचता है वहां पे अपनी मर्जी की जीरो लगा सकते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। 0 से 0 गई 0, 5 में से 5 गए 0, अब 2 में से 7 तो जाते नहीं, तो एक हासिल ले ली, 12 बन गया, यहाँ बच गया 2, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे 2 से 8 जाता नहीं, इससे हासिल ले ली, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 6, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 1 गया 5। तो इसका क्षेत्रफल, 5 सतहों का क्षेत्रफल आ जाएगा 5.4500 मीटर स्क्वायर, जिसमें ध्यान से मेरी बात सुनो कि
दशमलव के बाद अगर आपको जीरो नजर आते हैं अंत में, बीच में नहीं, अगर आपको दशमलव के बाद अंत में जीरो नजर आते हैं तो इन जीरो को आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपका कुल क्षेत्रफल है वो आ चुका है 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हमने निकाल दिया जो हमें क्षेत्रफल निकालने को बोला था, मतलब कि जो आपका पहला पार्ट है वो हमने कर लिया है। ये आपका आंसर आ चुका है। क्षेत्रफल कैसे निकाला, तो बहुत ही आसान है। 5 का पूछा था, 6 का निकालो और फिर उसका निकालो जिसको इंक्लूड नहीं करना है, फिर 6 में से उसको माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली 5 का आ जाएगा। तो पहला पार्ट हो चुका है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपको पूछा है मूल्य के बारे में, तो अभी हम सीख लेते हैं कि मूल्य कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कैसे उसको हमने निकालना होता है। मूल्य जो दिया रहता है उसका असल में मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं फटाफट से। आपको कहा है कि आपने जो डब्बा बनाना है उसमें आप क्या यूज कर रहे हो, प्लास्टिक की शीट यूज कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं अगर आपने अभी इस डब्बे को बनाने के लिए मान लीजिए अभी सिर्फ इतनी सी ही प्लास्टिक शीट यूज की है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर की ही अभी आपने अगर प्लास्टिक शीट यूज की है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक की शीट को यूज करने के लिए आपको पूरे 20 रुपए देने पड़ेंगे। सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, इतने से हिस्से के लिए आपसे 20 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारा जो डब्बा है वो 1 मीटर स्क्वायर का तो नहीं है, वो कितने मीटर स्क्वायर का है, जितना आपने 5 सतहों का क्षेत्रफल निकाला था वो तो 5.45 मीटर स्क्वायर का है। कौन, डब्बा जिसको हम बना रहे हैं। तो इन्होंने कहा 1 मीटर का काम करवाओगे तो 20 रुपए लगेंगे, लेकिन हम तो इतना काम करवा रहे हैं, तो बताओ कैसे इसकी कॉस्ट निकाली जाए। बिल्कुल सही गुणा है, गुणा करके। करके निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए मूल्य आपको दिया है 20 रुपए का, और आपको पूछा है कि आपने तो पूरा डब्बा बनाना है तो पूरे डब्बे के लिए मूल्य निकालो। तो पूरे डब्बे के लिए जो हम मूल्य निकालेंगे देख लेते हैं अभी। पूरा डब्बा है 5.45 मीटर स्क्वायर का, तो इसके लिए मूल्य कितना हो जाएगा, 5.45 को गुणा कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए जितने पैसे लगते हैं, मतलब 20 रुपए से। तो गुणा करो और फटाफट से अपना आंसर बताओ। जब आप 545 को या 5.45 को 20 से गुणा करोगे, तो ट्रिक ये है कि 20 से गुणा मत करो, 2 से गुणा करो। अभी के लिए 0 भूल जाओ, ठीक है। 5.45 या 545 को अभी के लिए बस 2 से गुणा करो। जो भी उत्तर आएगा उसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 1 0 लगानी है। क्यों, क्योंकि उस 1 0 को आप अभी के लिए भूल गए थे, तो उत्तर में भी वो लगेगी। तो फटाफट से गुणा कर लीजिए इसको ऐसे, और जो भी उत्तर आएगा उसमें इस 0 को भी लगा देना। ठीक है, तो कीजिए इसको सॉल्व और बताइए अपना आंसर। एक और 0 एक्स्ट्रा लगाओ, इसको गुणा करके आया होगा आपका 1090, लेकिन हमने अभी इसको भूल गए थे ना, तो इसको भी लगाना है उत्तर में। तो 545 में जब 2 की गुणा करोगे तो 1090 आएगा, लेकिन क्योंकि हमने गुणा 20 से करना था, उस 20 के 1 0 को हमने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लाया था, तो अब उसको यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये आपकी आ चुकी है कॉस्ट, लेकिन अभी ये अधूरी है। बताइए पूरी कॉस्ट बताओ कितनी होगी, दशमलव कहाँ लगेगा। यहाँ पर 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है, तो उत्तर में भी कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा, मैम 9 9 के के पीछे, पीछे। मतलब कि यहाँ पर। और 9 के पीछे की जो ये 0 है, क्या इन्हें लिखने की जरूरत है, नहीं है। नो ठीक है, मैम। तो इसका मतलब 109 रुपए पूरा खर्चा आएगा उस डिब्बे को बनाने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपए वो ले रहे हैं, तो पूरे डिब्बे को बनाने के लिए 109 रुपए लेंगे। लेकिन मान लो अगर आप यहाँ पे दशमलव का ध्यान नहीं करते और इस दशमलव को लगाना भूल जाते और फटाफट से आप क्या करते, मान लो आप खुद एक डब्बा बना रहे हो, फटाफट से आप कैलकुलेट करते कि अच्छा मैंने इसके कितने रुपए देने हैं, तो आप बिना दशमलव के उस इंसान को कितने रुपए दे देते, बताइए।
अगर आपको नहीं पता होता कि दशमलव लगाना है तो आप बिना दशमलव के कितनी संख्या ये बन रही है पढ़ के बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,900 रुपए, ठीक है। तो काम था आपका कितने रुपए का, 109 रुपए का, लेकिन आप कितने रुपए दे के आ जाते, 10,900 रुपए। कब, जब आपको दशमलव के बारे में पता नहीं होता। लेकिन हमें तो दशमलव के बारे में पता था, इसलिए हमने बता दिया कि ये 10,900 नहीं बल्कि ये तो सिर्फ 109 रुपए हैं, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए मैथ जरूरी है। मैथ को अच्छे से क्या करें, आपकी रियल लाइफ में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो चुका है। हमने इसमें 2 उत्तर निकाले। पहला उत्तर कि इसका क्षेत्रफल होगा 5.45 मीटर स्क्वायर, कितनी सतह के लिए, 5 सतह के लिए। और इसका जो मूल्य होगा, जो हम पैसे देंगे वो हम देंगे, कितने, सॉरी रुपए जो हम देंगे, पैसे नहीं, रुपए जो हम देंगे वो हम देंगे इस पूरे डब्बे को बनाने के लिए 109 रुपए। तो चलिए अभी प्रश्न नंबर 1 को मिटाते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है और जिसको आप होमवर्क में भी अब कर पाओगे अच्छे से। इसको आपने खुद से ट्राई करना है करने की, पर मैं समझा देती हूँ करना क्या है, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, मतलब कि एल, बी और एच आपको दिया है। लंबाई आपके पास है 5 मीटर की, चौड़ाई आपके पास है 4 मीटर की और ऊंचाई आपके पास है 3 मीटर की, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस कमरे में ये क्या करना चाहते हैं, इस कमरे में ये 4 दीवारों के साथ साथ छत को भी सफेद करना चाहते हैं, उसकी भी सफेदी करवाना चाहते हैं। तो बताइए कितनी सतहों का क्षेत्रफल यहां पर हमने निकालना है। 4 दीवारें हैं, एक छत है, कितनी सतह हो गई टोटल, 5। तो 5 का हमने निकालना है, तो 5 के लिए कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो वही करेंगे। पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे और किसके क्षेत्रफल को इसमें से माइनस कर देंगे, छत को भी शामिल कर रहे हैं, 4 दीवारों को भी शामिल कर रहे हैं, तो किसके क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, जिसको शामिल नहीं करना है। तो किसको शामिल नहीं कर रहे, देखो ना अपने कमरे में, फर्श फर्श, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल में से फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो 5 सतहों का, मतलब दीवार और छत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और मूल्य तो अभी अभी हमने निकालना सीखा ही है, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा 2LB जमा BH जमा HL, ठीक है। तो 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। एल बी मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करो तो 5 चौके आ जाएगा 20, चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करो तो 4 तीन आ जाएगा 12, और एच को एल से मतलब ऊंचाई को लंबाई से गुणा करो तो 5 तीन आ जाएगा 15, ठीक है। 2 को ऐसा ऐसा ही रखेंगे, इनको जोड़ दीजिए, इकाई इकाई के स्थान वालों को आपस में जोड़ दो तो 5 6 7 आ जाएगा, और दहाई दहाई के अंक को आपस में जोड़ो तो 2 1 3 और 1 4, तो 47 आ गया। अब 47 में 2 की गुणा करो, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 तो 1 9, मतलब जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो 6 सतहों का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आपने फर्श का क्षेत्रफल भी तो निकालना है और उसको इसमें से घटाना भी है, तो पहले फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सभी को पता है कि फर्श के पास लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। अगर फर्श के पास ऊंचाई होती तो वो तो ऐसे सीधा खड़ा रहता, पर फर्श तो नीचे है, उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है, तो वैसे ही उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 5, चौड़ाई है 4, तो 5 चौक आ गया 20 मीटर स्क्वायर, आपके फर्श का क्षेत्रफल आ चुका है। अब 4 दीवारें और एक छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से, मतलब कि 94 में से 20 की माइनस कर देंगे तो 74 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल क्षेत्रफल है कि इतना एरिया लगेगा, इतना क्षेत्रफल आपका लगेगा जब आप 4 दीवारों को और एक छत को सफेद करवाना चाहोगे, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.50 रुपए लगेंगे, फिर से वही बात कि आपने 4 दीवारों को कलर करना है। अगर उसका 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा कलर अभी हुआ है तो उसके ये आपसे 7 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन आपने तो 74 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को कलर करना है, तो आप क्या करेंगे, 74 में 7.50 की गुणा कर देंगे, मतलब 74 में आपने जो है वो अभी
75 की गुणा करनी है, ऐसा आप सोच के चलिए। दशमलव को हम नहीं मानते हैं अभी, तो 5 चौके 20 और 7 पंजे 35, तो 36 37, और यहाँ पे 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49, तो 50 51, तो 0 14 और 1 15, 3 4 5 और यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5 0। इसके पीछे एक 0 थी, पर क्या मैंने गुणा में शामिल की? नहीं की, गुणा में शामिल नहीं की, उत्तर में तो लगानी पड़ेगी, तो उत्तर में लगा दी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 2 अंकों से पहले दशमलव लगी है, तो उत्तर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगी, मतलब कि यहाँ पर लगेगी। तो इस बार हमने उसको कितने पैसे देने हैं? इस बार हम 555 रुपए देंगे। अगर हमें दशमलव का कंसेप्ट नहीं पता होता तो हम उसको कितने रुपए दे के आते? 55,500 रुपए। जहां 500 रुपए में काम हो रहा है वहां हम उसको 55,000 दे आते, इसलिए दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप ऐसे दशमलव वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो मूल्य में हमेशा दशमलव का ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। इसकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, मैंने इसको बस आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया कि क्या क्या इसमें करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरी डिटेल में किया है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।